Just mark the this meaning written in the bold letters. Balance of payment is an accounting statement that provides a systematic record of all economic transactions between residents of a country and the rest of the world in a given period of time. Okay? तो बीओपी एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें कि गवर्नमेंट अपने रेजिडेंट्स, जितने भी देश के रेजिडेंट्स हैं, उनका एक स्टेटमेंट बनाती है कि कितना हमने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के तहत हमने कितना रिसीव किया और कितना पेमेंट किया ना, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस, जो बातें पैसे में नहीं है वो तो इकोनॉमिक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी ना। तो जो भी पैसा यहाँ से रिसीट हमने रिसीट किया या जो भी हमने पेमेंट करी विदेशों को, जो पूरा उसका स्टेटमेंट होता है, कहाँ से आई, कैसे आई, मैंने एक्सपोर्ट किया, आपने एक्सपोर्ट किया, किसी और ने इंपोर्ट किया, बस जो देश के रेजिडेंट्स के द्वारा रिसीट्स करे गए या जो देश के रेजिडेंट्स के द्वारा पेमेंट करी गई, वो पेमेंट्स हुई सरकार के थ्रू, वो रिसीट्स हुए सरकार के थ्रू, उसका जो पूरा एक स्टेटमेंट होता है वो कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट और द बीओपी। अब यहाँ पे रेजिडेंट्स, कौन कौन से रेजिडेंट्स यहाँ पे इंक्लूड करते हैं हम? सबसे पहले यहाँ पे आते हैं इंडिविजुअल्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एजेंसीज। ओके, जो इंडिविजुअल्स ने रिसीट्स पेमेंट्स करें, फर्म्स ने रिसीट्स पेमेंट्स करें, फर्म्स प्रोडक्शन करती हैं, रिसीट्स पेमेंट्स होते हैं वहां से, यहाँ पर भी फर्म्स है, विदेशों में भी फर्म्स है जहाँ से हम सामान खरीदते और बेचते हैं। गवर्नमेंट एजेंसी, सरकार पैसा लेना देना कर लगाती रहती, कभी लोन लिया, कभी कुछ लिया, है ना, ये सब जो है रेजिडेंट्स में इंक्लूड होंगे। हाउएवर रेजिडेंट्स डू नॉट इंक्लूड डिप्लोमेटिक स्टाफ, फॉरेन मिलिट्री पर्सनल, टूरिस्ट, माइग्रेटरी वर्कर्स एंड ब्रांचेस ऑफ द फॉरेन कंपनीज इवन दो दे वर्क एंड ऑपरेट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। रेजिडेंट्स में वो लोग इंक्लूड नहीं होंगे जैसे कि वो है एम्बेसीज हैं ना, मिलिट्री पर्सनल है, विदेश से यहाँ पे मिलिट्री आई हुई है, टूरिस्ट घूमने के लिए आए हैं, माइग्रेटरी वर्कर्स हैं जो जल्दी जल्दी चले जाते हैं अपना काम खत्म करके 10 दिन में, 15 दिन में, रोज, महीने में, और जो फॉरेन कंपनीज की यहाँ पर ब्रांचेस हैं, किसी बैंक की ब्रांच है, किसी कंपनी की ब्रांच है, वो भी इंक्लूड नहीं करी जाएंगी। वहाँ पे जो लोग विदेशी लोग काम कर रहे हैं वो इंक्लूड नहीं करेंगे, भले ही वो यहाँ पर डोमेस्टिक टेरिटरी में ऑपरेट कर रहे हैं, रह रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो लोग देश के रेजिडेंट्स नहीं हैं उनको यहाँ पे बीओपी की स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करा जाएगा। अब ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स कौन कौन सी होती हैं? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का मतलब जिसमें कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। पहली आती है यहाँ पर विजिबल आइटम्स। विजिबल, जिन आइटम्स को, जिन कमोडिटीज को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जब इन चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसके तहत जो पैसा आता जाता है उसको बोलते हैं विजिबल आइटम्स। ठीक है, तो these include all types of physical goods which are exported and imported. These are called the visible items, क्योंकि इसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, इसलिए ये visible items कहलाती हैं। इनका जो हम गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो इसका पहला कंपोनेंट बनता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का, क्योंकि हम जो आपस में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उनके हम कंपोनेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं। दूसरा आता है इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स में आता है जो सर्विसेज होती है, एक दूसरे को हम सर्विसेज प्रदान करते हैं, जैसे आउटसोर्सिंग के थ्रू हम लोग कितनी सर्विसेज बेचते हैं, ऐसे ही विदेशों से हम सर्विसेज खरीदते भी हैं ना, कई कई बार हमें खरीदनी भी पड़ती है सर्विसेज, किसी टेक्नीशियन की सर्विसेज चाहिए, किसी इंजीनियर की सर्विसेज चाहिए, किसी डॉक्टर की सर्विसेज चाहिए ना, तो इस तरीके से हम ये शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब की सर्विसेज चाहिए। ये इनविजिबल आइटम्स तो क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो सर्विसेज होती है ये ना तो देखी जाती है और ना ही टच करी जा सकती है ना। अब आप यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हैं, उसमें से आपने जो गेन किया तो नॉलेज है, आपने कुछ कम्युनिटी तो गेन नहीं किया ना, आपने जो भी गेन किया वो इनविजिबल थिंग है, वो इनविजिबल है, नॉन मटेरियल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? इनविजिबल आइटम्स। आपने डॉक्टर की सर्विसेज ली, बैंकिंग की सर्विसेज ली, सब इनविजिबल थिंग्स है, हम उसका पेमेंट तो कर रहे हैं लेकिन हम उसको ना तो देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। नेक्स्ट इज यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स वो होते हैं जो कि वन साइडेड होते हैं। कई बार हमने पैसा दिया लेकिन बदले में हमें कुछ भी नहीं मिला अब्रॉड में, और कई बार हमें पैसा मिला, हमने बदले में कुछ नहीं दिया। ये होते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। हम लोग विदेशों से गिफ्ट्स, ऐसे ट्रांसफर पेमेंट्स लेते भी रहते हैं और देते भी रहते हैं ना।
हमें भी अमीर लोग, अमीर देश जो है वो हमें हेल्प करते हैं, ऐसे ही हम भी दूसरे देशों को गिफ्ट्स और यूनिलेटरल ट्रांसफर करते रहते हैं। या फिर जो पर्सनल रेमिटेंसेज है, कुछ पैसा यहाँ से भेजना है, ये सब कैसे आते हैं? यूनिलेटरल ट्रांसफर। जैसे आप बाहर जाइए, आप पैसा भेजेंगे यहाँ पर, तो क्या होंगे? यूनिलेटरल ट्रांसफर, क्योंकि बदले में आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा, उस देश में कुछ भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ पैसा यहाँ पे आ रहा है। इसलिए सरकार भी इस चीज को बढ़ावा देती है ताकि जो यहाँ पर फॉरेन करेंसी अर्न हो सके। सरकार उस पर रोक बहुत कम लगाती है आपके जाने पर, क्योंकि सरकार को क्या होता है, उससे फॉरेन करेंसी अर्न होती है, पैसा आता है देश में, और वापसी कुछ देना नहीं पड़ता, क्योंकि आपने जो पैसा दिया आपके पेरेंट्स को वापस ना भेज रहे आपको, उसके बदले नहीं भेज रहे ना। मान लीजिए आप बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, आप वहां से पैसा भेजते हैं, आप वहां पे अर्न करने लगे, आप वहां से पैसा भेजते हैं, तो वो क्या है? यूनिलेटरल तो है, आप पैसा तो भेजे, बदले में आपको कुछ मिल रहा है वापसी, तो ये रेमिटेंसेस कहलाते हैं, जो कि क्या होते हैं? यूनिलेटरल ट्रांसफर। ऐसे ही कुछ सब्सिडीज हैं और गिफ्ट्स है, ये सब होते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर। इसका एक नाम और भी है, अनरिक्वाइटेड ट्रांसफर्स। मार्क कर लीजिए, कई बार इस नाम से पूछ देते हैं, व्हाट आर अनरिक्वाइटेड ट्रांसफर्स। नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है अनरिक्वाइटेड ट्रांसफर्स। छह नंबर का फॉरेन एक्सचेंज रेट और ये वाला मिला करके 6 नंबर का। मार्क कर लीजिए अनरिक्वाइटेड ट्रांसफर्स। नेक्स्ट इज कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर्स वो होते हैं जो कि कैपिटल रिसीट्स या पेमेंट्स होती हैं, यानी कि जिससे देश की एसेट्स और लायबिलिटीज पर फर्क पड़ता है, वो कहलाते हैं कैपिटल ट्रांसफर्स। ठीक है, जहां पर आप एसेट्स को बोरो करते हैं या सेल करते हैं, या फिर आप लायबिलिटीज क्रिएट करते हैं, रिड्यूस करते हैं। जैसे आपने भी गवर्नमेंट बजट में पढ़ा था, which capital budget is a budget which affect the assets and liabilities status of the country, whereas revenue budget is a budget which do not affect the assets and liability status of the country. तो ये जो चौथा है कैपिटल ट्रांसफर्स, ये क्या है? जिनसे देश के एसेट्स और लायबिलिटीज पर फर्क पड़ रहा है, वो कहलाते हैं कैपिटल ट्रांसफर्स। तो ये सभी के सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के कंपोनेंट्स बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ द बीओपी। स्ट्रक्चर ऑफ द बीओपी में ये है कि डबल एंट्री सिस्टम चलता है यहाँ पे, जो आप अपने अकाउंट से बनाते हैं। एक तरफ डेबिट चलता है, एक तरफ क्रेडिट चलता है। क्रेडिट जो यहाँ पर रिसीट्स आए, और डेबिट जो यहाँ से पेमेंट्स गए। ठीक है, आगे आइए, नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो अब बीओटी का मतलब क्या होता है? If you have any problem, you can message me, beta, because I'm not able to hear you. तो बीओटी क्या होता है? बीओटी बेटा बीओपी का एक पार्ट होता है। बीओटी में हम सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को नोट करते हैं जो कि दिख सकती हैं, वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इंक्लूड करी जाती हैं, यानी कि विजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स बीओटी में नहीं आती है। तो बीओटी क्या है? बीओपी का पार्ट है। बीओपी में सब कुछ आता है, सारे के सारे रिसीट, सारे के सारे किसी भी अकाउंट में हो, कैपिटल में, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हो, इनविजिबल हो, विजिबल, सब कुछ आ जाता है। लेकिन जो बीओटी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसमें सिर्फ उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिसमें कि ऐसे रिसीट्स और पेमेंट जिनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, वो कहलाता है बीओटी। Mark a definition. BOT refers to the difference between the amount of exports and imports of the visible goods. ठीक है, आगे डिफरेंस दे रखा है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। BOT is the difference between export and import, and while BOP is the systematic record of all the receipts and payments. BOT includes only visible items. BOP includes visible, invisible, unilateral, capital, सब कुछ आता है. It does not record any transaction of capital nature. BOT it records. It is narrower. It is broader concept. Okay? इस तरीके से आपने जो है इसको BOT को भी लर्न करना है। Okay. Now the next one topic is components of BOP या structure of BOP. BOP में कौन-कौन से अकाउंट बनते हैं? BOP में दो तरह के अकाउंट बनते हैं, एक बनता है करेंट अकाउंट, एक बनता है कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट वो अकाउंट होता है, उसमें ऐसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं जिससे कि देश की एसेट्स और लायबिलिटीज पर फर्क नहीं पड़ता है।
यानी कि ना तो एसेट्स बेची खरीदी गई हैं, ना ही लायबिलिटीज रिड्यूस करी गई हैं, क्रिएट करी गई हैं। जबकि कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं जिससे कि देश के एसेट्स और लायबिलिटीज स्टेटस पर फर्क पड़ता है। डन। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं करेंट अकाउंट के डेफिनेशंस वगैरह इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली इसमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से, बीओपी में से। मैं खुद अपने आप से कह रही हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है। जितनी इसकी डेफिनेशंस है, भले वो बीओटी है, बीओपी है, करेंट अकाउंट, या फिर बहुत सी डेफिनेशंस आएंगी इसमें, ये सब डेफिनेशंस को मार्क करिए और फिर नोट्स में लिखिएगा इसको। तो current account refers to an account which records all transactions related to export and import and services related transfers during given period of time। ना यहाँ पर पूरी बात बताई नहीं गई है, सिंपल सी बात, जिसमें कि एसेट्स और देश की एसेट्स और लायबिलिटीज पर फर्क नहीं पड़ता है, वो सभी ट्रांजैक्शंस किस में आती हैं? करंट अकाउंट में। अब देखिए करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। पहले है यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सॉरी एक्सपोर्ट एंड शॉर्ट फॉर्म लिख दूं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्स फॉर एक्सपोर्ट एंड एम फॉर इंपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जब हम गुड्स आपस में बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बेच खरीद रहे हैं, उससे उसकी एसेट लायबिलिटीज पर फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये इसकी पहली ट्रांजैक्शन है, कंपोनेंट है करंट अकाउंट का। दूसरा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर आप सर्विसेज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी किसमें आएगी? करंट अकाउंट में, क्योंकि उससे भी एसेट लायबिलिटीज पर फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट इज यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, जो वन साइडेड पेमेंट्स होती है, भले हमने दी भले विदेशों से आई, वो भी इसमें आती है करंट अकाउंट में। और फोर्थ है इनकम रिसीव्स एंड पेमेंट्स फ्रॉम टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, जैसे कि आपकी कोई रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, ऐसी तरीके जब आप फैक्टर इनकम अर्न करते हैं विदेशों से, फैक्टर आप बाहर गए पैसा कमाने के लिए, रेजिडेंट्स अब यहाँ पे यहाँ के, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था नेशनल इनकम में, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, वो भी करंट अकाउंट का एक कंपोनेंट। ठीक है, तो ये करंट अकाउंट के 4 कंपोनेंट है। इसमें सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस आती हैं जिससे कि देश के एसेट्स लायबिलिटी स्टेटस पर फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो पहला है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स और इनकम रिसीव्स, इनकम फ्रॉम द रिसीव्स एंड पेमेंट्स, यानी कि जो फैक्टर इनकम अर्न करी जाती है। तो कैपिटल अकाउंट में बीओपी के वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाती हैं जिससे कि देश की एसेट्स और लायबिलिटीज स्टेटस पर फर्क पड़ता है, देश के एसेट्स लायबिलिटीज इफेक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं हम कैपिटल अकाउंट। Mark the definition. Capital account of BOP records all those transactions between the residents of a country and the rest of the world which cause a change in the assets or liabilities of the residents of the country or its government. भले वो assets liabilities गवर्नमेंट के हों, भले वो assets liabilities रेजिडेंट्स के हों, जो भी फर्क पड़ता है एसेट्स और लायबिलिटीज के ऊपर देश की, वो कहलाता है कैपिटल अकाउंट। अब अगर हम लोग विदेश में कुछ खरीदेंगे एसेट्स, तो वो देश की क्या होगी, ये सरप्लस होगा देश के लिए ना। और अगर हम उधार लेते तो वो देश के लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगी एक तरीके से देश के लिए। अब आगे आता है कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। जी बच्चों, तो आगे आते पहला कंपोनेंट आता है कैपिटल अकाउंट का, बोरोइंग्स। बोरोइंग्स एंड लेंडिंग। तो जो पहला अकाउंट कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट का, वो है बोरोइंग्स। जब आप पैसा देश से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं तो वो पहला कंपोनेंट, यहाँ पे क्या है, लायबिलिटी से फर्क पड़ रहा है। अगर हम बोरोइंग्स करेंगे तो लायबिलिटी क्रिएट होगी, और अगर हम लेंडिंग करेंगे तो क्या होगा, एसेट्स क्रिएट होंगी, क्योंकि आपको वहां से इंटरेस्ट भी आ रहा है, आपका पैसा भी सेफ रखा हुआ है। यहाँ पे बताया नहीं क्या है, बोरोइंग्स दो तरीके की होती है बच्चों। एक होती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, और एक होता है एक्सटर्नल कमर्शियल असिस्टेंस। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स अवेलेबल होती हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, और एक्सटर्नल कमर्शियल असिस्टेंस अवेलेबल होता है कंसेस्ड रेट पर।
ठीक है, आपको कोई मदद चाहिए, जैसे अगर आप सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए अगर लोन लिया है तो वो उसको विदेश से सस्ता रेट पर मिलेगा, हम ही है ना। अब हम कार लोन लेते हैं तो महंगा है शायद, पता नहीं होम लोन सस्ता ऐसे कुछ है, कार लोन महंगा कि कार एक क्या है लग्जरियस आइटम, तो वो क्या है महंगा है, और जबकि होम लोन सस्ता है क्योंकि वो उससे आपकी संपत्ति बन रही है। तो बोरोइंग दो तरह की होती है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अवेलेबल है, और असिस्टेंस जो कि कुछ कंसेस्ड रेट पर अवेलेबल है, वो कहलाती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, दूसरा कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट का इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझा हमने कई बार, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो पैसा हम और पैसा कमाने के लिए यूटिलाइज करते हैं वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, पैसा कमाते हैं लेकिन हम बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में पैसा आता है, उसके बदले अगर आप बिजनेस बनाएं तो आप कई गुना पैसा कमा लेंगे। सेविंग्स लीकेजेस मानते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट को हम इंजेक्शंस मानते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब हम पैसे को यूज करते हैं और पैसा कमाने के लिए। ये इन्वेस्टमेंट तीन तरीके की है, नहीं दो तरीके की है। पहला है यहाँ पर एफडीआई और दूसरा है यहाँ पर एफआईआई। ठीक है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब कोई विदेशी कंपनी पूरी अपनी ओनरशिप के साथ में हमारे भारत में कोई अपना निवेश करती है, अपनी कंपनी खोलती है जिसमें सारे एसेट्स उसके ओन है, सिर्फ हम वहां पर रेंट मिल रहा है हमें या हमें लेबर मिल रही है, पूरा का प्रॉफिट उनको ऑन करता है, बिलोंग करता है, वो कहलाता है एफडीआई। ऐसे ही हमारे देश के लोग भी विदेशों में एफडीआई करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और विदेशी भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एफडीआई ज्यादा होता है भारत में, क्योंकि उनके लिए क्या है डॉलर मजबूत है, रुपया कमजोर है, तो वो जब इन्वेस्टमेंट थोड़ा भी करते हैं उनके लिए बहुत प्रॉफिट आ जाता है। और एफआईआई होता है जबकि कोई विदेशी कंपनी हमारे भारत की कंपनी में कुछ परसेंटेज इन्वेस्ट करती है, साथ में हमारी भी ओनरशिप होती है, वो कहलाता है एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जिसका एक नाम और भी है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, एफडीआई और एफआईआई। एफआईआई का नाम और भी है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। And the third is change in the FER, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इसमें क्या होता है कि आपके पास में जितने अगर सारे के सारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो किसके पास में होते हैं, आरबीआई के पास में। तो अगर कुछ इसमें चेंजेस होते हैं, फॉरेन करेंसी आ रही है, फॉरेन करेंसी जा रही है, तो वो भी कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट होता है। यहाँ पे रिजर्व्स कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट नहीं है, अगर उसमें कुछ चेंज हो रहा है ना, सिर्फ चेंज, वो ही कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट। जो आरबीआई के पास में रिजर्व रखे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के, वो कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट नहीं है। अगर उसमें कुछ चेंज होता है, रिजर्व्स बढ़े या रिजर्व्स घटे, तो वो कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो ये है हमारे कंपोनेंट्स